चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस अभी तक तो पहचानना आ गया, हमने इतने सारे सवाल देख लिए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से चालू करेंगे। इसमें देखो कि इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, अब इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल हमने अभी चेक किया था। क्या है सर इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल? क्या होता है सर? इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है सर, वो जो लिक्विड पेट्रोल था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन पेट्रोल का वेपर भी तो पेट्रोल ही हुआ। तो ये क्या हुआ सर? ये फिजिकल चेंज हो गया। क्या हुआ सर? ये फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, बर्निंग ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोल। अब बर्निंग या कंबशन जब भी आता है तो ये जरूर समझ लेना कि हमेशा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात है। ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन की बात है तो आपको क्या करना है सर? केमिकल चेंज की बात है ये। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग होगी तो बेसिकली क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। अब जब भी रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ नया बनेगा। तो ये क्या है सर? ये केमिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड विद टू रेड हॉट। आपको आयरन रॉड को हीट करना है रेड हॉट। बेसिकली क्या कर रहे हो आप सर? आयरन रॉड को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा सर? उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा सर? उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे तो क्या होगा सर? जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे तो वो रेड हो जाएगा। यानी कि क्या स्टेट चेंज हुआ? आयरन चेंज हुआ? क्या नहीं सर, सिर्फ क्या हुआ सर? एनर्जी बढ़ी है हल्की सी। क्या है सर? फिजिकल चेंज की बात हो रही है यहाँ पर। क्या है? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्डिंग ऑफ मिल्क। अच्छा, मिल्क का कर्ड बनना, यानी कि मिल्क जो था पहले अब वो कर्ड बन गया। कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो क्या सर? नहीं, यानी कि कुछ नया बना है और इरिवर्सिबल है। नया बना है, इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज की बात है। ठीक है सर। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब सर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यही होता है सब्लिमेशन। हाँ सर, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, तो सॉलिड से क्या होगा सर? वेपर बन गया होगा। तो डायरेक्ट वेपर ही बना, लेकिन उसका वेपर भी यही है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड ही है। तो ये क्या हुआ सर? फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने पहचानना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो बहुत ईजी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which among the following changes are exothermic and endothermic in nature? इनमें से कौन से चेंजेस एक्सोथर्मिक और कौन से चेंजेस एंडोथर्मिक है? ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, इनसे हम एक एक करके चेक करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट यानी कि सॉल्ट है, सॉल्ट को तोड़ रहे हैं बेसिकली हम, FeSO4 को तोड़ रहे हैं बेसिकली, फेरस सल्फेट को। ठीक है, सॉल्ट को तोड़ रहे हैं तो क्या होगा सर? एक्सोथर्मिक लग रहा है, एंडोथर्मिक लग रहा है? फेरस रिलीज होगा सल्फेट से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर जब फेरस सल्फेट से अलग हो रहा है तो आपको देखना है कि सर क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली सर फेरस सल्फेट से एंड हो रहा है, लेकिन आपको इसमें हीट देनी पड़ रही है सिस्टम को। इसमें क्या करेंगे सर? सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी। अब सिस्टम को हीट देंगे तब फेरस जो है वो सल्फेट से अलग होगा। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर अगर हमने हीट दे दी तो एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड में पानी मिलाते हैं, मैंने आपको बताया था एसिड में जब पानी मिलाते हैं ना सर, तो ये रिएक्शन जो होता है ना, तो उसमें अगर टेस्ट ट्यूब में अगर ये कर रहे हैं हम तो टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगती है। टेस्ट ट्यूब क्यों गर्म होती है? क्योंकि ये रिएक्शन में क्या होता है सर? इस रिएक्शन में हीट रिलीज होने लगती है। जब सिस्टम्स को बेसिकली क्या है? हीट मिल रही है रिएक्शन से। ठीक है, तो हीट बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही है तो क्या हो रहा है सर? जब हीट बाहर निकल रही है यानी कि हीट एमिट हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोल देंगे सर? एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या है? हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट की तरह देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आप पानी में मिला रहे हो बेसिकली, इसमें क्या होता है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या हो रहा है सर? इसमें भी क्या होता है सर? हीट रिलीज होती है। क्या होता है सर? हीट रिलीज होती है। अब जब हीट रिलीज होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं सर? जब हीट रिलीज होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को आप डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्या होगा सर? अमोनियम क्लोराइड जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है सर? हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। तो क्या हो जाता है सर? एंडोथर्मिक।
ठीक है, एंडोथर्मिक, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे सवाल, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बुक में दिए हुए हैं, कहीं भी बाहर का सवाल नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं कह सकते इसको, इसी तरह के नेचर में आते हैं। अब बार बार जितनी बार सॉल्व करते जाओगे याद होते जाएंगे, यही सारे रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, गिव रीजंस, ठीक है। सबसे पहला, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड पार्टिकल्स। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है बट फिर भी फूड पार्टिकल्स को पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, वो मान रहे हैं रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फूड पैकिंग के लिए क्या करते हैं सर, फूड पैकिंग के लिए हम इसी को यूज करते हैं। सेकेंड, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन टच विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, क्यों? और लास्ट में है फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड फॉर पैकेजिंग फूड पार्टिकल्स। अब यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम जो है बेसिकली अगर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, फिर भी हम इसी को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करे जाते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल। तो बेसिकली क्या है, हमको यहाँ पर ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम का, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है तो क्या बना देगा सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, Al2O3, ठीक है। बट फिर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लेकिन जो फूड पार्टिकल उसके अंदर है, एल्यूमिनियम के अंदर जो हम फूड पार्टिकल सेव करते हैं वो उससे रिएक्शन नहीं करता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर करेगा तो जो एयर में ऑक्साइड है और एयर में ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्शन कर सकता है, बट वो क्या होगा, वो Al2O3 बना लेगा, लेकिन वो भी फिर भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, ठीक है, पहला। सेकेंड, आपका जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है जब आप क्या करते हो, एक्वस सोल्यूशन बनाते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आप एक्वस सोल्यूशन बना रहे हो तो रेड को अगर कोई भी चीज ब्लू करती है तो आपको एक पता है सर, अगर रेड को ब्लू कर रहा है, रेड को अगर कोई फॉर्मूला ब्लू कर रहा है तो क्या हो रहा होगा सर, कोई ना कोई बेसिक कंपोनेंट होगा इसके अंदर, क्या होगा, बेसिक कंपोनेंट होगा, तभी रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। तो इस सोल्यूशन किस तरीके का हो जाता है सर, ब्लू। बेसिकली अगर ब्लू हो रहा है तो क्या हो गया सर, बेसिक हो रहा है, ठीक है। आखिरी है आपका फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, फायरफ्लाइज गोज एट नाइट। तो ये क्या होता है, फायरफ्लाइज के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, और एंजाइम होता है, और वो एंजाइम प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, उस प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन में लाइट एमिट होती है। क्या होती है, लाइट एमिट होती है, ठीक है। अभी जो लाइट एमिट होती है ना, यही हमको दिखती है, तो हमको ऐसा लगता है क्या हो रहा है सर, फायरफ्लाइज जो है वो ग्लो कर रहे हैं नाइट में, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उससे लाइट जो है उसकी एमिट हो रही है, बेसिकली लाइट जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल सच एज x and y इन द एनवायरनमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इन सारे रिएक्शंस में आपको x and y को प्लेस करना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर x and y देखो क्या है सर, यहाँ पर x and y क्या है, उनके स्टेट्स, ठीक है। देखो आपका PbNO3 एक्वस है, Ki एक्वस है। अभी आपको बताना है कि PbI2 क्या होगा और आपका Y क्या होगा, ठीक है, X और Y। सिमिलरली आपका Cu सॉलिड है, AgNO3 एक्वस है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और वो सॉलिड प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। ZnS में भी सेम चीज है, स्टेट बताने हैं आपको, और लास्ट वाले में भी आपको क्या बताना है, बेसिकली कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर PbI2 जो है वो क्या है बेटा, आपका सॉलिड, ठीक है। PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस मिलता है 2Ki से, ठीक है। उसके बाद फिर वो भी क्या है, ये एक्वस, उसके बाद फिर क्या बना रहा है बेसिकली PbI2। अब ये जो PbI2 है यही एक्चुअली में क्या है, इसका सॉलिड, नहीं सॉलिड सेडिमेंट जो है ना, दोनों एक्वस है, कहीं ना कहीं सॉलिड सेडिमेंट होगा, वो सॉलिड सेडिमेंट है PbI2 आपका, और 2KNO3 जो है वो क्या है आपका, जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, ठीक है। ये क्या बना लेगा सर, ये एक्वस, ठीक है, एक्वस पार्ट रहेगा। नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे कि कॉपर
और AgNO3 रिएक्शन करी, ठीक है। कॉपर ने Ag को रिप्लेस कर दिया उसके सोल्यूशन से, कॉपर ने Ag को रिप्लेस कर दिया उसके सोल्यूशन से, आखिरी में क्या बचेगा, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन देखो यहाँ पर, कॉपर ने Ag को रिप्लेस कर दिया उसके सोल्यूशन से, आखिरी के में क्या बचेगा सर, कॉपर बेसिकली Ag रिप्लेस कर दिया तो Ag बचेगा, सिंपल सी बात है। तो 2Ag लिख दो उसकी जगह, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये तो सिंपल सी, और भी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट की तरफ है, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर ZnSO4 और HQ, तो यहाँ पर ये क्या बना आपका, X क्या है बेसिकली, ZnSO4 जो है वो सोल्यूशन है, तो ZnSO4 क्या होगा, ZnSO4 जो होगा वो क्या होगा सर, एक्वस होगा ZnSO4, और H2 क्या होगा सर, गैसियस फेज है। H2 क्या होता है, गैस, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट CaCO3, अब यहाँ पर देखो जनरली एक ट्रेंड समझ में आ गया होगा अभी कि यहाँ पर सर एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, टूट के बिखर रहा है बेसिकली। अब वो टूट रहा है तो सर, अब वो वैसे तो नॉर्मली पड़ा हुआ था लेकिन टूट रहा है तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी मिली होगी क्या इसको, तो एनर्जी मिली है। ये फोर्थ वाला आप देखो, इसमें जो एनर्जी मिली है क्या है सर, हीट है। क्या है, हीट है। किस तरीके का रिएक्शन हुआ सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक क्या हुआ सर, हीट देनी पड़ रही है ना सिस्टम को, हीट दी तो टूट गया, एनर्जी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Why zinc liberates hydrogen gas when reacted with dilute hydrochloric acid, whereas copper does not? बोल रहा है कि zinc liberates hydrogen gas when reacted with hydrochloric acid, ठीक है, dilute, यानी कि अगर जिंक को आप ऐड करते हो, HCl से रिएक्ट करते हो तो आखिरी में आपको H2 मिलता है, ठीक है, एमिट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन अगर आप कॉपर से वही चीज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कॉपर से वही चीज करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर H2 गैस का एमिशन नहीं निकलता। क्यों, ठीक है, सिंपल सी बात है, जिंक जो है वो क्या है सर, वो रिएक्टिव मेटल है। क्या है, वो रिएक्टिव मेटल है। जिंक का रिएक्शन जो है वो ज्यादा है, रिएक्टिव ज्यादा है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव है। सेकेंड, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे। तो इसमें देखो, अब यहाँ पर जो रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन किससे हो रहा है, तो जिंक क्या करता है, जिंक क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन बहुत इजीली जिंक से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पर वही सेम चीज है, वो कॉपर से नहीं हो पाती, ठीक है। सेकेंड, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल्स, AgCl को हम डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं। अब डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, ये सर इसमें लाइट नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसमें लाइट पड़ेगी तो क्या होगा सर, अगर इसमें सनलाइट पड़ेगी ना, अगर इसमें लाइट पड़ेगी तो क्या होगा सर, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर, और साथ में क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन है प्रॉपर एक, इसलिए ये इसी रिएक्शन के चक्कर में हम इसको डार्क कलर बॉटल्स में बंद रखते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाता है सर, ग्रे कलर सिल्वर का, ठीक है।